चैप्टर नंबर 2 जो है ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में हमने अकाउंट्स की कुछ लिमिटेशन पढ़ी थी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, कुछ फंक्शंस पढ़े थे, थ्योरेटिकल बातें पढ़ी थी अकाउंट्स की, वही बातें कर रखी हैं जिसमें। थ्योरेटिकल चैप्टर है। हां जी, थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। तो सर ये चैप्टर रिपीट क्यों है? सुनिए ध्यान से, चैप्टर रिपीट क्यों है? जो 11th में पढ़ लिए तो दोबारा क्यों पढ़ रहा है? ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट। इस तरह हमारा सीक्वेंस रहता है। जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, कुछ रिकॉर्ड नहीं करते, कुछ रिकॉर्ड करते हैं, कुछ चीज छूट जाती है, कुछ चीज अंदाजे पर रिकॉर्ड करते हैं, किसी किसी में जजमेंट लेनी पड़ती है। इन सब कमियों के बारे में हमने डिस्कस किया था 11th क्लास में। 12th क्लास में क्या डिस्कस कर रहे हैं सुने ध्यान से, कि जो हमारे फाइनल अकाउंट बन गए हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L बन गया, चैप्टर नंबर 1 में सीख लिया, बैलेंस शीट बन गई, उसके ऊपर जो डिस्कशन था नोट्स टू अकाउंट से अकाउंटिंग लायबिलिटी सब कुछ डिस्कस कर लिया। सब कुछ करने के बाद जो हमारे फाइनल अकाउंट निकल करके आए उनमें कुछ कमियां हैं। अब उन कमियों की वजह वही है जो इस कमी की वजह थी। सिंपल सी बात है सर, अगर आप एक मशीनरी में रॉ मटेरियल खराब डालोगे तो फिनिश प्रोडक्ट तो खराब ही निकलेगा। इस चैप्टर में हम फिनिश प्रोडक्ट्स की कमियों की बात कर रहे हैं। 11th क्लास में रॉ मटेरियल की कमियों की बात करी थी। कमियां दोनों में सेम ही है, ठीक है? यस सर। इसलिए चैप्टर रिपीट लगता है, फिर टॉपिक सेम रिपीट हो रहा है, लेकिन मेनली कमी है इसमें, इसकी बताई गई। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एनालाइज कर रहे हैं, डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं हम इसकी। पहला क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ स्टडीइंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस में हम सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। ये बात सही लिखी हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो टर्म है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर ये दोनों चीजें आ गई, बैलेंस शीट भी आ गई और स्टेटमेंट ऑफ P&L भी आ गई। तो जब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हो समझ जाएंगे हम कि दोनों की बात हो रही है, बैलेंस शीट की भी बात हो रही है और स्टेटमेंट ऑफ P&L की भी बात हो रही है। ये बात मैंने लिखी हुई है ग्रीन कलर से। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर फोरकास्टिंग करते हैं जी, फ्यूचर का एस्टीमेट लगाते हैं। जैसे देखो शेयर मार्केट में होता है कि सर आप प्राइस बढ़ेगा कि शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात कोई भी नहीं जानता। लेकिन हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, प्रीवियस ईयर में इस कंपनी के शेयर प्राइस कितने बढ़े हैं, उसके अंदाजे पर हम आइडिया लगाते हैं कि फ्यूचर में कितना प्राइस बढ़ सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम फोरकास्ट कर सकते हैं, फ्यूचर का एस्टीमेट लगा सकते हैं। तो सही है बात? थर्ड क्वेश्चन पर आ गए जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्स प्राइस लेवल चेंजेस इनटू कंसीडरेशन। ध्यान होगा आपको, तो 11th क्लास में लिमिटेशन में था। एग्जांपल से डिस्कस करते हैं जी। इन्फ्लेशन, तो मान लेते हैं कंट्री में इन्फ्लेशन 20% है, मतलब हर चीज के रेट लगभग 20% बढ़े हर साल। जो चीज पहले 100 की आती थी, अब वही चीज वही क्वालिटी 120 में आती है, इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो सर हमारी सेल्स जो है वो लास्ट ईयर की और इस साल की पहले सी 10 करोड़, अब है 11 करोड़। तो हमारा अकाउंट तो ये दिखाएगा कि हमने 10% की ग्रोथ करी, लेकिन रियल में ग्रोथ है ही नहीं, क्योंकि 20% तो हर चीज महंगी हुई है। रॉ मटेरियल 20% महंगा, लेबर को पेमेंट 20% महंगी, एक्सपेंस 20% महंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल 20%। ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन होता है वो एवरेज रेट होता है, हर चीज का एवरेज मिलाकर। अगर मेरी सेल 10 से 12 हो जाती है ना, तो भी ग्रोथ नहीं करी, उसी लेवल पर रहे, तो ये हमारे अकाउंट दिखाएगी ग्रोथ करेगी, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को अभी तक रिकॉर्ड करना अकाउंट्स में ये नहीं हम अभी तक डेवलप कर पाए, कैसे रिकॉर्डिंग करें। सी फाइनल में चैप्टर आता है जी इन्फ्लेशन अकाउंट के, उस पर रिसर्च चल रही है कि इन्फ्लेशन को हमने अकाउंट्स में कैसे डालें कि इन्फ्लेशन को भी रिकॉर्ड कर सकें।
जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये लिमिटेशन से हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर कर लेते हैं, तो फॉल्स है, अभी तक तो नहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ है वो कॉन्सेप्ट, तो नहीं करते हैं इसलिए फॉल्स हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स यूज करते हैं। पढ़ा था जी 11th क्लास में हमने यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, दो कैटेगरी थी, एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर, मैनेजर, एम्प्लॉइज, ओनर्स, इंटरनल हो गए, और एक्सटर्नल के अंदर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स, पब्लिक, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स। क्वेश्चन क्या आता है कि सिर्फ क्रेडिटर यूज करेंगे तो गलत है बात, फॉल्स हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नॉन मॉनेटरी चीजें होती हैं, जो मनी की फॉर्म में नहीं होती, उसे इग्नोर कर देते हैं, सही है बिल्कुल। जो मनी की फॉर्म में नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ये अभी तक लिमिटेशन। 6th क्वेश्चन, फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स एन एनालिस्ट टू अराइव एट अ डिसीजन। देखिए जी, हमारे जो अकाउंट्स की जो एनालिसिस है, अकाउंट्स पढ़ने के बाद, वो अकाउंट्स ऐसी है जैसे काफी लोग जो सीए करने के बाद ना वो एमबीए भी करते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है। सीए में अकाउंट्स में ये सिखाया जाता है कि समझ लीजिए कि सीए करके हम एक ऐसे डॉक्टर बन गए कि जो हम पेशेंट को चेक करके एग्जैक्ट बीमारी क्या है ये पता लगा सकते हैं, किस पर्सन को क्या बीमारी है, किस लेवल तक बीमारी है वो पता लगा सकते हैं, ऐसे डॉक्टर बन गए। लेकिन उस बीमारी को ठीक कैसे करना है ये अकाउंट्स में नहीं सिखाया जाता। कोई सेल 10 करोड़ से मान लीजिए 9 करोड़ की हो गई, तो सेल 10% से कम हुई है, सेल हमारी डाउन जा रही है, मतलब हमारी ग्रोथ डाउन, नेगेटिव ग्रोथ है हमारी, ये सब कुछ बता देगा अकाउंट्स। लेकिन बढ़ाएं कैसे, इसका आंसर अकाउंट्स के अंदर थोड़ी ना, ठीक है। तो अकाउंट्स एक ऐसा डॉक्टर है जो बीमारी बताता है लेकिन इलाज नहीं बताता। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई डिसीजन ले सकता है एनालिस्ट अकाउंट्स की हेल्प से, तो इसलिए आंसर फॉल्स हो गया। क्या लिखा है देखिए ब्रैकेट के अंदर, अकाउंट्स जो है वो सिम्टम, बीमारी कमी बता सकता है लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है डायग्नोस नहीं कर सकता उसको। क्लियर हो गई जी बात? यस सर। 7th क्वेश्चन, डिटरमाइनिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, इसके लिए नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा रेशियोज, तो हम ऑपरेटिंग बहुत सारी टाइप की एफिशिएंसी चेक करते हैं, उसमें ये भी तो एफिशिएंसी चेक की जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी चेक की जाती है कंपनी की, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अकाउंट्स में, प्रॉफिट कैलकुलेट करके, रेशियोज कैलकुलेट करके, तो ये तो पॉसिबल है, आंसर ट्रू हो गया। 8th क्वेश्चन जी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन 1 year's फाइनेंशियल डेटा। देखो जब भी आप न्यूज़पेपर में कभी किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखो, वो कैसे दी जाती है, क्वार्टरली दी जाती है, फिर एक पूरे ईयर की दी जाएगी, फिर लास्ट ईयर की दी जाएगी। भाई ऑब्वियस सितंबर में मान लीजिए अक्टूबर में आई है तो 2 ही क्वार्टर खत्म हुए, अप्रैल मई जून वाला पहला क्वार्टर, जो आएगा सितंबर वाला दूसरा क्वार्टर, तो 2 क्वार्टर के होंगे, और अब तक के दोनों क्वार्टर का मर्ज, और इस ईयर का अब तक का, और लास्ट ईयर का, इस तरीके से बैलेंस शीट दे रखी होती है ताकि हम कंपेयर कर सकें कि ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। तो सिंपल सी बात है, आपको एक डेटा दे दिया जाए तो उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं सकती। तो मान लीजिए स्टूडेंट कहे जी मेरे 80% आए हैं, तो हम नहीं जज कर पाएंगे कि वो होशियार है कि नालायक। क्लास में हाईएस्ट आए हैं, मतलब कंपेयर हुआ तो पता लगा, ये क्लास में लोवेस्ट है तो पता लगा, समझ में आ रही है नहीं, कंपैरिजन से ही आइडिया लगा पाते हैं कि एफिशिएंसी का। तो हॉरिजॉन्टल वाले में जो इस तरीके से बनती है उसमें हम कंपैरिजन करते हैं 2 और मोर ईयर के डेटा। तो क्वेश्चन कहता है हॉरिजॉन्टल जो है वो सिर्फ 1 ही साल का होता है, तो गलत है ये बात, फॉल्स हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑलवेज फ्री फ्रॉम बायसनेस, पर्सनल बायसनेस। जो अकाउंट्स में हम भेदभाव थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ा बायस रह सकते हैं, कुछ जगह हमारे पास अभी भी छूट होती है, जैसे बताया था मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना % लगाना है, थोड़ा ऊपर नीचे किया जा सकता है उसके अंदर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी होता है, डेप्शन का रेट, डेप्शन का मेथड, हालांकि कंपनी के अंदर फिक्स है, वो कंपनी में पॉसिबल नहीं, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में पॉसिबल है।
तो और जैसे कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, हमें लग रहा है कि वो हो सकते हैं, हमने अकाउंट्स में लिख लिया उसको लायबिलिटी, कर सकते हैं इसको, प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हैं तो पर्सनल लाइसेंस अभी भी होती है, हो सकती है, नकली बिल बनवा ली, ये भी हो सकता है। 10th क्वेश्चन पर आ गए जी। फाइनेंशियल एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए, बैंकर्स के लिए, लेंडर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, मैनेजमेंट के लिए। लेंडर्स क्या होते हैं जी? जिन्होंने पैसा लगाया है, ठीक है जी, आई एम लेंडिंग द मनी, मतलब पैसा लगा रहा हूं, जिन्होंने पैसा लगाया उसे लेंडर्स कहते हैं। इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, वो सब आ गए इसके अंदर। 11th क्वेश्चन पर आ गए जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है क्रेडिट एनालिसिस के लिए। व्हाट इज अ क्रेडिट एनालिसिस? जैसे मैंने डिस्कस किया था, डेटर मैनेजमेंट चैप्टर सीखेंगे जी हम बीकॉम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। डेटर मैनेजमेंट में ये सिखाया जाता है कि किसको उधार दें, ना दें, कितना दें। उसमें एक पॉइंट आता है कि डेटर की क्रेडिट वर्थिनेस देखो, हिंदी में बोलो तो उसकी औकात है कि वापस कर देगा वो, ये चीज चेक करो। भाई हम क्रेडिट मान लो उधार दे रहे हैं 1 करोड़ का, वो कंपनी 2-3 करोड़ रुपए की है, तो सही नहीं है, सेफ नहीं है। सिंपल सी बात है जी, हम बैंक से लोन मांगने के लिए जाते हैं तो बैंक भी हमारी क्रेडिट वर्थिनेस देखता है कि हमारी पोजीशन है कि नहीं रिटर्न करने, तो वो चीज चेक की जा सकती है। क्रेडिट एनालिसिस का मतलब ये हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से उसकी क्रेडिट एनालिसिस की जा सकती है। 12th पे आ गए जी। The purpose of financial statement analysis by creditors is to determine whether the amount due to them is safe or not. क्रेडिटर को जो हमने पेंडिंग पैसा जो देना है वो अभी तक पे हुआ है कि नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए यूज करते हैं क्रेडिटर को। क्या मतलब, कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाने का मतलब? क्रेडिटर को मतलब है जी मैं गुड्स बेच रहा हूँ, मेरे पैसा वापस मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, इस कंपनी के करंट एसेट ज्यादा है, करंट लायबिलिटी कम है, कैश फ्लो अच्छा है। 13th क्वेश्चन, कंपैरिजन ध्यान है क्या आपको, इंटर और इंट्रा? यस सर। इंटर कंपैरिजन और इंट्रा कंपैरिजन। इंटर मतलब बिटवीन टू, मतलब मैं एयरटेल और जियो कंपेयर कर रहा हूं तो मैं इंटर कंपैरिजन कर रहा हूं। इंट्रा मतलब विद इन द कंपनी, तो मैं रिलायंस जियो कंपेयर कर रहा हूं लास्ट ईयर और करंट ईयर, तो ये इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर मतलब बिटवीन टू, दो कंपनियों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। इंट्रा मतलब सेम कंपनी में डिफरेंट ईयर में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंपैरिजन ऑफ अ फर्म विद अनदर फर्म, दो कंपनियों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो ये इंटर फर्म कहलाता है, सही है? यस सर। सही। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ईयर्स में कंपैरिजन हो रहा है एक ही कंपनी के, तो ये इंट्रा फर्म है, सही है? यस सर। ठीक। उसके बाद जी कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, जैसे डायनामिक को हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, स्टैटिक को वर्टिकल भी कहते हैं, थ्योरेटिकल टर्म्स हैं। वर्टिकल जो ऊपर से नीचे जाएगा जनरली 1 साल का होता है तो स्टैटिक मतलब फिक्स है वो। हॉरिजॉन्टल मोर देन 1 ईयर का हो जाता है तो फिक्स नहीं है, कभी से ज्यादा कभी से कम, ज्यादा कभी कम, तो डायनामिक हो गया। पहला क्वेश्चन, डैश एनालिसिस इज कंसीडर्ड डायनामिक। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कह सकते हैं जिसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं वो ऑब्वियसली खुद से कंपेयर करने के लिए बना रहे हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहे क्योंकि मुझे फ्रेंड से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि मैं लास्ट ईयर का 70% लाया था तो इस साल मुझे इंप्रूवमेंट करनी, 80% लानी। इसी तरीके से कंपनी ग्रो करती है। जो कंपनी में इन्वेस्टर्स हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो कंपनी में ये देखते हैं कि लास्ट ईयर हमारा शेयर का प्राइस इतना था तो बढ़ जाना चाहिए। इसलिए इंट्रा फर्म कंपैरिजन के लिए मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी का ये होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जी, डैश एनालिसिस बेस्ड ऑन 1 ईयर डेटा। जो ऊपर से नीचे बनता है जी वर्टिकल वाला, वो 1 ईयर का डेटा होता है। डिस्कस किया था जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है वो कई ईयर का होता है। जो लेफ्ट से राइट जा रहा है वो मोर देन 1 ईयर का हो गया, जो ऊपर से नीचे जा रहा है वो 1 साल का हो गया। सर हाँ जी, ये मतलब पूरे 2 इयर्स ही हो गए। डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम आ गए जी 4 पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस।
फिफ्थ क्वेश्चन पर आ गए जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं। तो ये कंपनी, तो ये हमारा फायदा है कि लिमिटेशन? लिमिटेशन है जी, कमी। सिक्स क्वेश्चन, दो फर्म का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो कौन सा कंपैरिजन हुआ ये? दो कंपनियों का, नहीं सॉरी, 2 ईयर्स का। सेम कंपनी 2 ईयर, इंट्रा सेम कंपनी 2 ईयर, इंट्रा हो गया। सेवेंथ वाले में 2 कंपनियां हैं, इंटर। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ऑप्शन ए कहता है जी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, बी कहता है वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल में अगेन अलग अलग ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, वर्टिकल में सेम कंपनी कंपेयर की जा रही है, और रेशियो एनालिसिस नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। ऑल ऑफ दिस आंसर हो गए। सारे के सारे तरीके हैं, टूल हैं एनालाइज करने के, स्टडी करने के। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जी, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। ऑप्शन ए कहता है कि लिक्विडिटी चेक करनी है। लिक्विडिटी का मतलब कि कंपनी के पास पैसा रहेगा नहीं रहेगा लायबिलिटी पे करने के लिए। लिक्विड वर्ड जो है ना वो कैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लिक्विडिटी रहेगी नहीं रहेगी, मतलब कंपनी अपने सारे कर्जे चुका पाएगी नहीं चुका पाएगी, वो चीज चेक की जाएगी। बी ऑप्शन, कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा। सी ऑप्शन, कि बाकी कंपनियों के खुद के कंपैरिजन, इंट्रा फर्म लिखा हुआ है, खुद के कंपैरिजन में कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। तो सारे ही ऑब्जेक्टिव हैं, ऑल ऑफ दीस आंसर। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इनमें से कौन कौन से काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? सिक्योरिटी एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस, डिविडेंड एनालिसिस। ऑल दिन हो गया जी। डिविडेंड एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना, अगर देना है तो कितना देना। क्रेडिट एनालिसिस, उधार देना है कि नहीं देना, देना है तो कितना देना। सिक्योरिटी एनालिसिस, कि हमें जो पैसा लाना है वो शेयर से लाएं कि डिवेंचर से लाएं, और कितना लाएं। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए जी, द पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स इज। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर बताओ जी क्या पर्पस है उनका। ऑप्शन ए कहता है कि उनका पैसा टाइम पर मिल जाए। ऑप्शन बी कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों मिल जाएं। ऑप्शन सी कहता है उनको शेयर्स खरीदने हैं इसलिए वो देख रहे हैं अकाउंट्स। और डी कहता है जी ना, तो क्रेडिटर से भी इंटरेस्ट देना पड़ता है क्रेडिटर को? नहीं, इसलिए ऑप्शन आंसर हुआ। कोई लोन होता क्रेडिटर की जगह तो बी ऑप्शन टिक कर देते कि लोन वालों को अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी लेना, लोन वालों को अपना इंटरेस्ट भी लेना, तो फिर बी ऑप्शन टिक करते। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए, जो डायनामिक कौन सा वाला है जी? हॉरिजॉन्टल वाला डायनामिक है, डिस्कस किया था अभी। 6th वाले में लिखा हुआ है स्टैटिक वाला कौन सा है जी? वर्टिकल होता है स्टैटिक वाला। 7th क्वेश्चन, फाइनेंशियल एनालिसिस सिग्निफिकेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सभी के लिए इंपॉर्टेंट है सर। 8th क्वेश्चन, 1 ईयर वाला कौन सा होता है? वर्टिकल वाला, ऊपर से नीचे बनता है, वर्टिकल वाला 1 ईयर का होता है। 9th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कमी नहीं है? 4 में से 3 तो कमियां हैं, एक कमी नहीं है, वो ढूंढो कौन सी कमी नहीं है। करेक्ट, सी ऑप्शन तो फायदा है ना अकाउंट्स का, हम कंपेयर कर सकते हैं खुद को प्रीवियस ईयर से, तो सी ऑप्शन कमी नहीं है, फायदा है। ए क्वालिटेटिव एलिमेंट रिकॉर्ड नहीं करता, इग्नोर कर देता है। बी भेदभाव होता है। लास्ट ऑप्शन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो बाकी 3 तो कमियां। 10th क्वेश्चन, which of the following is not a limitation of financial statement analysis? कौन सी कमी नहीं है? लेकिन सेम क्वेश्चन है, बताओ जी कौन सी कमी नहीं है? ऑप्शन ए कहता है सर प्राइस लेवल चेंजेस को रिफ्लेक्ट नहीं करता, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को इग्नोर कर देता, तो ये तो कमी है। बी, सी ऑप्शन पर आते हैं इससे पहले, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो क्वालिटेटिव है मतलब जो क्वांटिटेटिव नहीं है, जो मॉनिटरी नहीं है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं, उसका हमारा लैक, तो ये कमी है। लास्ट वाला ऑप्शन
शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस को मेजर करता है, मतलब शॉर्ट टर्म में जितने पैसे देने हैं, करंट लायबिलिटी चुकानी है, वो चुका पाएगी, इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएगी, हमारी कंपनी सॉल्वेंट रहेगी, ये चीज चेक करके बताती है। तो ये कमी थोड़ी ना हुई, एडवांटेज हुआ है। तो डी आंसर आ गया। बी ऑप्शन क्या है विंडो ड्रेसिंग बताएं। ऊपर से दिखाना। सर इमेजिनरी इमेज दिखाना। करेक्ट है जी। मैनिपुलेशन करना अकाउंट्स के अंदर उसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। जैसे विंडो शॉपिंग क्या होता है, शॉपिंग करनी नहीं होती, तो जाते हैं सामान देखते हैं शॉप्स पर, फिर आ जाते हैं। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है सर, कॉन्सेप्ट यही बना हुआ है देखिए कि अकाउंट्स जो है वो हमारी कंपनी की विंडो है। हम विंडो से झांक सकते हैं कि घर के अंदर क्या है, पोजीशन क्या नहीं। तो हम अकाउंट से, मतलब बैंक में लोन मांगने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरी कंपनी में एम्प्लॉयज हैं भी या नहीं है, सेल हो भी रही कि नहीं हो रही, और खुद आके तो बैंक वाले चेक नहीं करेंगे। हमारे अकाउंट्स की जो खिड़की है उसी से झांक करके वो देखेंगे, इमेजिन करेंगे कि हाँ कंपनी में इतनी सेल हो रही है, तो इतना काम हो रहा है, इतने खर्चे हो रहे हैं, इतनी ग्रोथ हो रही है। तो अपने विंडो को ड्रेसअप कर देना, मतलब अपने अकाउंट्स में हम मैनिपुलेशन करके उसको बढ़िया दिखा देना ताकि हमारा लोन पास हो जाए, इन्वेस्टर पैसा दे दें, उसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। बेसिकली मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स। बैंक वाले चेक करके नहीं आते, चेक करने नहीं आते, ऐसा फ्रॉड भी हो सकता है। देखो उसमें पता क्या होता है, जैसे भाई डॉक्यूमेंट सारे ले लिए, उसके बाद कहेंगे बैंक वाले भी सीए साइन करा करके लाओ, सीए से साइन नहीं करेगा, पहले रजिस्टर्ड कॉपी दिखाओ कंपनी की, कहाँ है कहाँ नहीं है, आधार कार्ड दिखाओ, रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट दिखाओ, लैंडलॉर्ड क्या आधार कार्ड दिखाओ, तो सारे प्रूफ वगैरह ले लेंगे, उसके बाद हम आगे देंगे। अच्छा जी, हम आगे 11वें क्वेश्चन पर आ गए थे। इनमें से कौन सी आइटम इग्नोर कर दी जाती है? मैनेजमेंट कितना क्वालिफाइड है, पब्लिक से रेपुटेशन कितनी अच्छी है हमारी कंपनी की, पब्लिक रिलेशन कैसे हैं, लेबर हमारे कितना क्वालिफाइड है, तो सारे के सारे सर हम इग्नोर कर देते हैं। सारे के सारे नॉन मॉनेटरी आइटम है, क्वालिटेटिव आइटम है, इसलिए इग्नोर की जाती है। 12th क्वेश्चन, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वन फर्म विद अनदर फर्म। दो कंपनियां कंपेयर हो रही हैं, इंटर फर्म। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू द सेम इंडस्ट्री, क्या मतलब है इसका? सर इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि वो उसी काम टाइप का बिजनेस कर रही है। सिंपल सी बात है, मैं पेप्सी को जियो से कंपेयर थोड़ी ना करूंगा, ठीक बात है। तो इंडस्ट्री सेम होनी चाहिए, कंपनी अलग होनी चाहिए, तभी तो कंपैरिजन होगा। 13th क्वेश्चन कहता है जी कंपेयर करना है हमें वन पीरियड को अनदर पीरियड से, कंपनी सेम होनी चाहिए, इंट्रा, बी ऑप्शन। थ्योरेटिकली कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं जी। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एनालिसिस के? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जज करना, फाइनेंशियल स्टेबल कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। टू असेस द फर्म्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म में मतलब जो उसके करंट लायबिलिटी उसको नहीं पे कर पा रही तो कंपनी बंद ना हो जाए, जो लॉन्ग टर्म की उसकी नॉन करंट लायबिलिटी है वो पे ना कर पाए तो कंपनी बंद ना हो जाए। अर्निंग अच्छी होनी चाहिए उसकी, ग्रोथ का अंदाजा लगाएंगे, डिटरमाइन करेंगे कितनी है, और बाकी की जो कंपैरिजन है इंट्रा फर्म इंटर फर्म, इंडस्ट्री के साथ पैटर्न, मतलब मान लीजिए टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ग्रो हो रही है, इंडस्ट्री पूरी ग्रो हो रही है 20% से, हमारी कंपनी भी 20% से ग्रो होनी चाहिए, इंडस्ट्री से नीचे आओगे। फिर हो गई ये बात। अभी टाइम है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। नया ये वाला सेकंड टर्म में नहीं आ, वो फर्स्ट टर्म में नहीं आने वाला चैप्टर है फर्स्ट टर्म में, सेकंड चैप्टर। हाँ जी चलो और कितने बचे हैं जो नहीं करे हमने? हाँ जी, और कितने बस बचे? लास्ट चैप्टर है ये आपका रेशियोज। फोर्थ। हाँ जी, लास्ट चैप्टर आपका रेशियो, बस वही लास्ट टर्म 1 का जो रह रहा है।